प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए क्लास में। आप सभी कक्षा 5 से कक्षा 6 में आ चुके हैं। तो चलिए कक्षा 6 के विषय विज्ञान को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो विज्ञान का अध्याय नाम एक है अध्याय जिसका नाम है भोजन के घटक। तो चलिए इसे हम जानते हैं, समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो अगर आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक एक करके सभी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन से तो आप सभी लोग परिचित हैं, और घटक यानी कि यह कहाँ से आता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसी चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो हम सीधा मेन बिंदु देखेंगे। अगर किताब को आपको देखना है तो किताब भी पढ़ाया जाएगा, बस आपको बोलना पड़ेगा सर किताब से भी थोड़ा बहुत पढ़ाइए, मतलब किताब पढ़ के बताइए। जैसे किताब है ना ये, तो अपन अध्याय जैसी वाल पढ़ते इसको फिर बताते चलते कि ये कैसे करना है, इसका मतलब क्या है ना। तो वो भी बनाएंगे अगर आप बताएंगे तो, अन्यथा फिर इस तरह अपन पढ़ाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को मेन यही चीज़ें अपन को जानना है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या देखना है, हमें जानना है पोषक तत्व के बारे में। तो पोषक तत्व आखिरकार है क्या, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम जितने आप भोजन से तो परिचित हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है ना। तो पोषक तत्व क्या है कि भोजन में जितने भी प्रकार के आप भोजन करते हैं ना, उनमें पोषक तत्व उपस्थित होता है। और पोषक तत्व करते क्या हैं, तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा देते हैं। मतलब कि जो हम इतना काम कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, भोजन की वजह से। और भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व। अभी पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो पोषक तत्व आखिर क्या, तो वे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं चलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। मतलब वे खाद्य पदार्थ मतलब कि जिन्हें हम खाते हैं ना, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है, जिन्हें हम खाते हैं। जैसे अनाज में जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, ये सब खाते हैं, पनीर, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ यानी कि चावल रोटी दाल की बात हो रही है, बहुत से और भी तो बहुत सारे भोजन होते हैं ना। तो वे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं चलने के लिए ऊर्जा देते हैं। जो हमारे शरीर की वृद्धि मतलब कि पहले हम तो छोटे थे, फिर जब अपन ने भोजन किया, पोषण पाया, तो हमारे शरीर की वृद्धि होती गई है ना। तो हम इतने बड़े आज हो गए और हम काम भी कर पा रहे हैं। जैसे अगर देखो, चलो ठीक है, फिर बात बताते हैं क्या प्रोटीन क्या वसा है। तो आप तो जान के पोषक तत्व है क्या, लेकिन पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। तो पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। तो जैसे आप चावल को देखें तो चावल में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो हम ये सभी चीज़ें जानेंगे, ठीक। तो किताब में तो पहले कार्बोहाइड्रेट दिया है, फिर वसा दिया है, फिर प्रोटीन दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पीछे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे हम प्रोटीन जान लें, चाहे पहले कार्बोहाइड्रेट जान लें, और चाहे वसा जान लें। तो चलिए किताबें के हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट है क्या। देखो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। तो इसमें मंड भी आता है और शर्करा भी आता है, यानी ग्लूकोज में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। देखो भोजन किए तो पहले देखो, अब फिर से समझ लो, इससे पहले इस छठवें से पहले आप लोगों ने तो भोजन किया, ठीक ना। अब वह कैसे ऊर्जा हमें दे रहा है ये आपको पता नहीं है। उस भोजन में क्या चीज़ पाया जा रहा है, वह चीज़ जो पाया जा रहा है उसका काम क्या है, ये आपको पता नहीं था। लेकिन आज से हम जानेंगे कि आखिरकार जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें कौन सी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी।
तो देखें अब समझते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट को पहले समझते हैं। देखो तो कार्बोहाइड्रेट यह ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इस मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसे मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि यह शरीर और मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जो अपना दिमाग है ना, मस्तिष्क, उसको और पूरे शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा कौन दिलाता है, कौन सा पोषक तत्व दिलाता है? तो आपको फटाक से बताना है सर जी, कार्बोहाइड्रेट। तो उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे, अगर ये आपको याद नहीं हो रहा, देखो आप इसको पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट से पता है क्या याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, बस सिंपल। इतना बड़ा तो ठीक है, याद करेंगे, कर लोगे आप बाद में। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करना, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, क्या कि जो हमें ऊर्जा दे। कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा दे देता है। आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पाया किस किस में जाता है। तो देखें तो देखो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या है। जैसे विभिन्न प्रकार के फल है ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे आम खाते हो, पपीता खाते हो, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। देखो दूध, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, शहद, चीनी, तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना। और किन में, जैसे गेहूँ, तो गेहूँ से जो रोटी बनती है ना, तो आखिर गेहूँ से तो आटा बनता है, फिर आटे से रोटी बनती है। तो जो आप रोटी खाते हो उसमें भी कौन सा पोषक तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जौ, मक्का, आलू आदि, चावल भी खाते हो ना, चावल, वो भी क्या, किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमें ऊर्जा मिल रही है ना, तो इनसे मतलब जो रोटी है, चावल है, मक्का है ना, तो इनसे हमें जल्दी ही ऊर्जा मिल जाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक तत्व है जो कि जल्दी पच जाता है, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन मुख यानी कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन, और जल्दी पच करके हमारे शरीर में जल्दी कार्य करता है। हालांकि चाहें तो आप इसको नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके मुख्य स्रोत के लिए आप ये वाला लिख सकते हैं। ये आने वाले क्लास के लिए है, जो 9वीं पढ़ेंगे तो उसके लिए हो सकता है। आज जो आपको अगर ये नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण ये वाले लिखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, शकरकंदी, ये सब किसके उदाहरण हैं? कार्बोहाइड्रेट के। यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट जान गए ना आप लोग क्या है, और उसका स्रोत भी देख लिए। अब आगे चलते हैं वसा के बारे में। तो चलिए वसा के बारे में जानते हैं। देखो वसा भी एक पोषक तत्व है, तो जानते ही आप जानते हैं ना। चलो इसको पढ़ते हैं। देखो वसा यह शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह भी शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के विटामिनों को अपने में मिला लेता है, या फिर घोल लेता है, फिर अवशोषित कर लेता है। यह शरीर को चोट लगने से बचाता है। और फिर पढ़ते फिर समझाएंगे। यह ठंड से बचाने का कार्य करता है, किंतु इसके अधिक सेवन से शरीर में मोटापा आ जाता है तथा स्वास्थ्य में को खराब करने का कारण बन सकता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी आप जान गए ना। देखो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक पोषक तत्व है, जो कि यह भी इस मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से भी हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी, ठीक। यह हमें चोट से भी बचाता है। देखो वसा का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर है, ठीक ना। तो ये आपको स्किन दिखाई दे रही है ना, तो जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसकी स्किन क्या हो जाएगी? हल्की मोटी हो जाएगी। स्किन हल्की क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो उसमें वसा की मात्रा, जैसे कि आपने जो व्यक्ति थोड़ा मोटे होते हैं, है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है? उसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो वसा का पहले क्या काम है? चोट से बचाता है। जैसे देखो अब ये अपना हाथ है, ठीक ना, अगर इधर पास मैं प्रहार करूं तो खट खट की आवाज़ आएगी, है ना। अब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है जिसमें फैट की मात्रा और ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये फैट है ना, चोट अगर प्रहार होगा तो फैट क्या कर लेगा?
उस चोट को सह लेगा अपने ऊपर, ठीक। और क्या करता है, जो फैट मतलब कि जो वसा होता है वह ठंड से भी बचाता है, ठीक, क्योंकि जो वसा की परत होती है वह ऊष्मा को आने नहीं देती शरीर के अंदर, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं मुख्य स्रोत। देखो, और ये भी जान लो कि जो वसायुक्त भोजन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो उनकी मोटे होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। वो उनका शरीर थोड़ा मोटा हो सकता है। मोटापा आप बहुत लोगों को देखे हो ना, तो कि किसके कारण हो सकता है ये, वसायुक्त भोजन के कारण। तो देखते हैं वसायुक्त भोजन होता किन किन में है। देखें, शरीर में वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व होना चाहिए। तो देखते हैं वसा आखिरकार मिलता किन किन में है। तो देखें मुख्य स्रोत क्या क्या है। जैसे अगर पादप स्रोत देखें, पादप मतलब समझ रहे हैं आप, पादप होता है पेड़ पौधा, जंतु मतलब एनिमल यानी कि जीव, मतलब जंतु जो जानवर वगैरह देखिए वो वाले। तो देखें मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हर पोषक तत्व हमें ज़रूरी होते हैं। अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जा रही है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पादप मतलब पेड़ पौधों से, मतलब पेड़ पौधों के कौन से पदार्थ में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखो जो वसा है तो पादप के अंतर्गत देखें तो क्या क्या, जैसे मूंगफली में वसा पाया जाएगा, सोयाबीन में, तिली जानते हो ना, उसमें पाया जाता है आदि। देखो विशेषकर वसा किन में पाया जाता है, तेली पदार्थों में, मतलब जिनसे कि तेल निकले। तो देखो मूंगफली भी तेली पदार्थ है, सोयाबीन भी तेली पदार्थ है, तिल भी, घी भी उदाहरण होगा, है ना। तो अभी तो पादप का देख रहे हैं, तो पादप मतलब पेड़ पौधे से मूंगफली बनता है ना। आखिर मूंगफली पादप का ही तो भाग है, मतलब पेड़ पौधों का तो है ना। तो अभी पेड़ पादप के अंतर्गत कौन कौन सा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। विशेषकर तेली पदार्थ, मतलब कि अब जितने भी फल वगैरह अगर तेल, उनमें तेल अगर निकलता है, जैसे नारियल का तेल, मतलब सॉरी, जो नारियल आप खाते हो ना, वो भी तो उसमें भी तो वसा पाया जाएगा, ठीक। चलिए अब जंतु के अंतर्गत देखते हैं कि किन में वसा पाया जाएगा। तो देखो मांस बहुत सारे खाते हैं ना, मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, ये सब कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये भोजन जो है कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, जंतु से। तो मांस, मछली, अंडा, घी, दूध, ये सब किसका स्रोत है, वसा का। इनमें पर्याप्त मात्रा में वसा पाया जाता है। अब चलते हैं विटामिन के बारे में। अभी प्रोटीन बचा है, तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। देखें प्रोटीन, तो प्रोटीन पता क्या है, यह बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व। हम जितने भी क्रिया करवाते हैं ना अपने शरीर के द्वारा, जितने भी संचालन करवाते हैं, तो प्रोटीन भी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो हमारा शरीर निर्माण हो जा रहा है, जैसे चोट वगैरह लग गया तो देखते हो ना, कुछ दिनों बाद अपना शरीर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यहाँ पास मान के चोट लग गया, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे यहाँ का जो कोशिका कट गई है, या फिर आप चमड़े समझ सकते हो, कोशिका बोलेंगे तो कोशिका भी जानना चाहिए। तो यहाँ पास मान को चल लग गया है आपके, तो कुछ समय बाद चोट भर जाता है ना, तो कौन सा पोषक तो ज़्यादा मात्रा में कार्य करता है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं की वृद्धि करवाता है, मतलब कि कोशिका विभाजन में सहायता करवाता है, बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है इसकी। तो मैं पहले ही बता दूं कि हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये इतने बड़ा मेरा हाथ दिख रहा है ना, तो इसको अगर हम और भी देखें जूम करके, तो हमें कोशिकाएं दिखेंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं, पूरी कोशिकाओं से मिलकर मेरा ये जो हाथ दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है। कोशिकाएं ऐसे दिखाई नहीं देती, ये पूरा कोशिकाओं का समूह है, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन में सहायता करवा के शरीर का निर्माण करवाती है। तो देखो पहले प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा अच्छे पढ़ लेते हैं। देखो प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि प्रोटीन एक पोषक तत्व का प्रकार है जो हमारे शरीर की संरचना, कार्य और जीवन की अन्य क्रियाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शरीर के विकास, ऊतक की मरम्मत तथा ऊर्जा देने में सहायक है
प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। देखो ये इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम छोटा करके देंगे क्योंकि यह बड़ी क्लास के लिए है। हालांकि 6वीं वाला है सिलेबस, लेकिन थोड़ी बड़ी क्लास के लिए। देखो तो प्रोटीन आप क्या लिखेंगे, प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। खाली आप इतना लिख लेंगे तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। देखो जो हमारे शरीर की संरचनाकार और जीवन की अन्य क्रिया को लिए आवश्यक है। मतलब कि देखो जो हमारे शरीर की इतनी बड़ी आकृति है ना, तो मैंने पहले बताया प्रोटीन इसमें ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में जो आंतरिक क्रिया होती है ना, श्वसन में सहायता, जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है उसमें प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक। तो प्रोटीन देखो और क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त नहीं होता, मान के चलो कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से भूखा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर न तो कार्बोहाइड्रेट है और न वसा है, ठीक। अब भूखा है तो कहाँ, 2-3 दिन से भूखा है, उसको भोजन मिल ही नहीं रहा, लेकिन तब भी उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊर्जा रहेगी। देखो ऊर्जा देने का काम कौन कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी करता है और वसा भी करता है। अब सोचिए जब उस व्यक्ति को भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या उसके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, तो आंसर तो नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में वह चल फिर सकेगा, इधर उधर भटक सकेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। पता है क्या है, जो प्रोटीन युक्त भोजन है ना, यह शरीर में जाकर स्टोर हो जाता है। देखो प्रोटीन युक्त भोजन किए, ठीक, तो कुछ मेटाबॉलिक मतलब जो शरीर में कार्य कर दिया, और कुछ प्रोटीन का भाग होता है जो कि इकट्ठा शरीर में एकत्रित हो जाता है, पूरे शरीर में नहीं, तो देखो शरीर में एकत्रित हो गया, ठीक ना। और फिर समय पड़ने पर जब कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा की कमी हो गई, तो जो प्रोटीन वो एकत्रित है ना, वह प्रोटीन आ करके हमें ऊर्जा देगा। सोचिए प्रोटीन बहुत बड़ा काम कर रहा है। देखो जब हमें भोजन भी नहीं मिल पा रहा, तब भी हम ऊर्जा हमें पास कैसे है, जो प्रोटीन लुका बैठा था वो आ करके हमें ऊर्जा दिला रहा है, हमारे शरीर को ऊर्जा दिला रहा है ना। तो प्रोटीन का भी बहुत बड़ा काम है ना। अब देखो प्रोटीन आखिर मिलता किन किन में है, जैसे कि लंबाई, अगर किसी व्यक्ति को लंबाई नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो प्रोटीन युक्त भोजन अगर करेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं धीरे धीरे जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन लंबाई बढ़ाने में भी आवश्यक है, क्योंकि कोशिका की वृद्धि करवाएगा, है ना। तो शरीर भी वृद्धि करेगा, अच्छे से शरीर का मेंटेन बना रहेगा, है ना, हम स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार प्रोटीन मिलता किन किन में है। अगर पादप की देखें, अगर पेड़ पौधों में देखें तो चना में भी प्रोटीन पाया जाता है, मूंग में भी प्रोटीन पाया जाता है, जितने भी सभी प्रकार की दालें हैं ना उनमें प्रोटीन पाई जाती है। बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत लोगों को देखा जाता है कि कोई दालें नहीं खाते हैं, कहते हैं हमें दाल पसंद नहीं है। तो सोचिए आप कितनी बड़ी चीज़ खो रहे हैं। आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर अच्छे से वृद्धि करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसीलिए हमें दाल भी खानी चाहिए, है ना। हो सकता है कि आप चना की दाल पसंद न करें तो मूंग की दाल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपने मूंग की दाल पसंद ना हो तो अरहर की दाल खाइए, मसूर की दाल खाइए, किसी की तो दाल खाइए, क्योंकि दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और जो कोई जीव जंतु भी खा लेते हैं, मतलब कि जो नॉनवेज होते हैं, जो कि मछली वगैरह खा लेते हैं, तो उनमें भी प्रोटीन देखते हैं। तो क्या देखो मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो जंतु स्रोत हो गए, क्योंकि जंतु से ही तो मांस, मछली, अंडा, दूध, ये दूध भी कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है। पनीर भी कैसे बनता है, तो पनीर आखिर दूध को फाड़ करके ऐसे बनता है ना, तो जंतु से ही तो प्राप्त होता है पनीर। तो ये सभी किसके स्रोत हैं, प्रोटीन के। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं तो इनके लिए, इस चीज़ को खाने पसंद करते हैं इसके लिए भी। तो कोई व्यक्ति दूसरे जीवों को मार कर नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए भी प्रोटीन का स्रोत है कि नहीं, ये देखिए, है ना। और जो लोग खा लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मांस, मछली, अंडा, दूध वगैरह तो सभी लोग खाते पीते हैं।
पनीर वगैरह भी सब कोई खाते पीते हैं। तो प्रोटीन जान गए ना, जंतु स्रोत भी और पादप स्रोत भी, ठीक। तो इसको भी लिख लेना है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन कर ले रहे हैं। देखो वसा के बारे में देखा, तो वसा क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान कराता है, ठीक। यह हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा जो भी काम कर रहे हैं ना, ये मैं हाथ जल्दी जल्दी मिल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, और स्कूल से घर जा रहा हूँ, घर से स्कूल जा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो इसके लिए सब किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम भोजन ही नहीं करेंगे तो क्या हमें ऊर्जा मिलेगी? अगर 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर 2 दिन खाना ना दिया जाए आपको, अब फिर बोला जाए, आपका दोस्त बोली चलो साथी, मतलब प्रिय मित्र, चलो खेलने चलते हैं, तो क्या आप जाएंगे खेलने? आप ना जा पाएंगे। अगर इच्छा भी होगी तो ना जा पाएंगे, अब खेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने भोजन नहीं किया। अब भोजन नहीं किया 2-3 दिनों से, तो ऊर्जा ना मिलेगी, और जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आप चल फिर भी नहीं पाएंगे, आपका शरीर ऐसे डोलता रहेगा धीरे 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 धीरे। तो भोजन करना आवश्यक है, और भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी होने चाहिए। तो ये सब जान अच्छे। अभी तो वसा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। वसा भी ऊर्जा देता है ना। ये शरीर को थोड़ा सा फुला के रखता है, एकदम अच्छा दिखाई देता है, शरीर भी दिखाई देता है अच्छा। लेकिन ज़्यादा वसा युक्त भोजन करने से व्यक्ति मोटा हो जाता है ना। और वसा ठंड से भी बचाता है, चोट से भी बचाता है, बहुत सारे फायदे हैं। अब प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है, मस्तिष्क की भी क्या करता है, वृद्धि करता है। शरीर दिमाग भी बढ़ाता है, ये प्रोटीन है, दिमाग भी बढ़वाता है, शरीर भी बढ़वाता है ना। तो बहुत सारे काम हैं। तो अब आते हैं विटामिन के बारे में। तो देखो विटामिन इसलिए है क्योंकि विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर लिखना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पास लिख सकते हैं। तो इधर पास क्वेश्चन रहेगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना। ई के बाद सीधे के जोड़ देना है। तो इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, इसको आप नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो, आपको के तक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन बहुत से प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तक ऐसे ही लगातार चल देना है, और फिर लास्ट में बोल देना है विटामिन के, ठीक। और लेकिन विटामिन जो बी है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो विटामिन के बारे में देखते हैं। यह ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि शरीर को ऊर्जा नहीं देते, या देते हैं तो बहुत कम मात्रा में देते हैं, किंतु यह शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करते हैं तथा शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो आंतरिक शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं ना, तो विटामिन का बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ी योगदान होता है। श्वसन, पाचन, ये सब जैव रासायनिक प्रक्रिया हैं, तो इसको करने में भूमिका निभाता है। तो आप सिंपली पता कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, देखें यहाँ से देखिए, यहाँ ये ऐसे लिखेंगे, यह ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि शरीर को ऊर्जा नहीं देते, या देते हैं तो कम मात्रा में देते हैं, ठीक। देखिए अन्य पोषक तत्व क्या थे, ऊर्जा भी देते थे, ये भी ऊर्जा देंगे ये लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में, किंतु यह शरीर की, यहाँ पास नहीं लिखना, फिर यहाँ पास लिख देना आपको, यह विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करते हैं तथा शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो विटामिन क्या हैं, विटामिन हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। अभी देखो वो रोग भी देखेंगे कि वो विटामिन कमी से कौन कौन रोग हो जाते हैं। जैसे रतौंधी आपने सुना होगा कि मतलब जब शाम का समय आ जाता है तो बहुत लोगों को दिखाई नहीं देते, तो बोलते हैं ना घर गाँव में, ये लगता है रतौंधी हो गई है तुम्हें, तो किसी न किसी विटामिन की कमी से हो गई है वो रतौंधी। बेरी रोग आपने सुना होगा, ग्वाइटर, घेघा, स्कर्वी, तो विटामिन की कमी से ये रोग हो जाते हैं। तो अभी विटामिन के प्रकार देख ले रहे हैं। विटामिनों का नाम तो पता है ना आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। तो विटामिन के प्रकार देखो, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार में बांटा गया है। घुलनशीलता मतलब कि घुल करके शरीर में जाएगा। तो देखो पहला है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुल करके, जो हम पानी पीते हैं ना, अभी विटामिन युक्त भोजन भी किए तो हमारे शरीर में कैसे लगेगा,
वह पानी में घुल करके, और जब शरीर अपना अवशोषित होगा, मतलब सॉरी, जब छोटी आंत अवशोषित करेगी पानी को, सॉरी, जो बड़ी आंत जो करती है ना, अवशोषित किया करती है, जो हमारे शरीर के जब पाचन वगैरह होता है तो पानी वगैरह भी हम पीते हैं, तो जो प्रोटीन युक्त है, तो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल करके अपने शरीर तक लगेंगे, और कुछ सॉरी, प्रोटीन नहीं, विटामिन, हाँ, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल करके अपने शरीर में लगेंगे, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुल करके लगेंगे। जो वसा युक्त भोजन किया था ना, उसमें घुल करके जो विटामिन्स हैं अपने शरीर में जाएंगे और अपना काम करेंगे। और विटामिन्स का काम क्या है? रोगों से बचाना। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, AEDK, AEDK, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। कोई, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये विटामिन आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि ADEK, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADEK, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये विटामिन बी थोड़ा देख ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपनी किताब में है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पता क्या है? विटामिन बी के समूह को ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्योंकि अब देखो समूह कैसे, ये इतने सारे विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, बहुत सारे विटामिन है ना बी के। तो विटामिन बी के समूह को, यानी इनके लड़कन बच्चन का क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सभी विटामिन बी के क्या हैं? प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत इतने सारे होते हैं, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B1, B2, B3, B12 तक जाता है। ठीक, तो ये बी कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखने के बाद इस तरह लिख लेंगे कि विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन किस तरह बनेगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो आपको लिख देना है विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। ठीक, तो विटामिन का नाम यहाँ पास है। विटामिन का काम कि आखिर इस वाले विटामिन का, कौन वाले विटामिन का क्या काम है। ठीक, अब विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब मुख्य स्रोत कि किन किन खाद्य पदार्थों में कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो, विटामिन ए, तो मुख्य कार्य क्या है विटामिन ए का, मतलब इसका काम क्या है विटामिन ए का? हमारी आँखों की देखने की क्षमता को बढ़ाना तथा मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। देखो, जो विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ है उससे क्या होता है, या फिर जो विटामिन ए है तो उससे देखने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, और जो मांसपेशियां हैं अपने शरीर की, वो क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती है, मतलब स्वस्थ अच्छी हो जाती है, अच्छे से वर्क करती हैं। जो हड्डी होती है वो भी क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। ठीक, तो विटामिन ए का काम देख लिए। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, यानी कि व्यक्ति को कैसा दिखेगा? ऐसे धुंधला दिखेगा। हल्का जब शाम हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति बोले कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अंधेला दिखाई दे रहा थोड़ा, तो उसको रतौंधी बोलते हैं। ठीक ना। अब मुख्य स्रोत देख ले रहे हैं किन किन में पाया जाएगा विटामिन ए। तो देखो, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पनीर में, विभिन्न प्रकार की सब्जियों में, सेब में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए, और आदि मतलब कि और भी पाया जाता है। देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप सेब खाएंगे तो आपको दूर दूर तक दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना।
ऐसा ऐसा नहीं होता। बस आपकी जो आँखें ख़राब ना होंगी, इतना समझ लो, ख़राब नहीं होती बिन मतलब को। हालाँकि ज़्यादा मोबाइल देखने से आँखें थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती हैं। अब विटामिन B1 के बारे में देखते हैं, विटामिन बी के बारे में। तो देखो विटामिन बी के बारे में तो काम क्या है विटामिन का, बी का। हालांकि विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अभी केवल विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो क्या कहता है, हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है, मतलब कि जो हमारा दिमाग है उसको थोड़ी सी वृद्धि कराने में या फिर काम अच्छे से काम करे, तो विटामिन बी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग, यानी व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है ना। सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, ठीक। और मुख्य स्रोत क्या है, अंडे हैं, संतरे हैं, आलू हैं, अनाज हैं, ये सब कोई आखिर खाते रहते हो ना, तो ये भी जान लो कि किन में क्या चीज़ पाया जाता है। अब विटामिन बी का भी आप काम जान गए कि हाँ, अपने दिमाग में जो वृद्धि करवाता है ना, वो विटामिन बी के काम है, और इसके रोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है ना। अब सी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन सी, तो यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए आवश्यक है। यह घाव को ठीक करने में भी मदद करता है। ये घा घड़ी है, घाव, यह घाव को ठीक करने में मदद करता है। जो विटामिन सी है ना, वो जो हमारे त्वचा को, स्किन को अच्छे से रखता है, यानी कि इसमें फोड़ी फुंसी नहीं होने देता, ठीक। और जो कट फट जाता है ना अंग, तो उसमें भी मतलब उस कटे फटे अंग को भी भरने में भी विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, और क्या होता है, मसूड़ों का फूलना, मतलब कि जो दांत के ऊपर मसूड़े लगे रहते हैं ना, वो फूलने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। और कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी कि व्यक्ति सूखने लगते हैं। किसी को विटामिन सी की कमी हो गई तो व्यक्ति क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, मसूड़े दर्द करने लगते हैं, ये सब लक्षण हैं। और किन में पाया जाएगा विटामिन सी, तो विशेषकर खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू हो गया, आम हो गया, तो ये संतरे हो गए, तो इनमें कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, विटामिन सी। काम भी जान गए, और दही वगैरह आदि सब लिखा है ना। देखो विटामिन के नाम भी जान गए, काम भी जान गए, इसके कमी से रोग भी जान गए, और इसके मुख्य स्रोत पा गए कि विटामिन सी किन में ज़्यादा मिलता है। जैसे खट्टे फलों में, जितने खट्टे फल हैं ना, सभी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन डी के बारे में देखते हैं। देखो आपको इसको लिखना भी है, थोड़ा बहुत याद करना है। हाँ, विटामिन डी, तो यह कैल्शियम को सोखने में मदद करता है तथा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। देखें, तो विटामिन डी का मुख्य काम क्या है, यह कैल्शियम को एब्जॉर्ब मतलब कि सोखता है, क्योंकि हमारे शरीर को कैल्शियम भी चाहिए होती है, और कैल्शियम तो दूध में भी पाया जाता है ना। फिर देखते हैं, तो कैल्शियम को सूखने की मदद करता है। देखो हमारी हड्डियों को कैल्शियम अति आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि हड्डी टूटेगी नहीं, उठटांगी करोगे तो, हाँ, लेकिन हड्डी को मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दांत ही कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना। कैल्शियम पाया जाता है दांत में भी, हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है। देखो, और क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो हमारे शरीर की होती है, कुछ कोशिकाएं वह रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो उसको और पावरफुल कौन बनाता है, विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी युक्त भोजन। तो अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन रोग होगा, सूखा रोग होगा, यानी व्यक्ति ऐसे पतला पतला हो जाएगा, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाएगा, है ना, ऐसे डिग डग डिग डग डग करने लगे। और स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। आप जानते तो हो कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, ठीक। मतलब सूर्य के प्रकाश से अपना शरीर विटामिन डी बना लेता है, और विटामिन डी दूध से भी मिलेगा। इधर पास आप लिख भी सकते हो, दूध, ठीक। अब विटामिन ई के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना,
मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। वही जो हमारे शरीर के सेल्स हैं यानी कि कोशिकाएं हैं जो कि किन से लड़ेगी, विभिन्न प्रकार के रोगों से, उसको ये और भी मजबूत करने का काम करेंगी। और देखें, जनन शक्ति कम होने लगती है इसके कमी से, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति कम होने लगती है। जनन शक्ति का मतलब यह है कि जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं, बेबी मतलब बच्चे, है ना, तो अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो बांझपन आने लगता है। ठीक, बांझपन समझ रहे हो आप, मतलब कि जो जोड़े हैं पति पत्नी उनके संतान नहीं होती इनकी कमी से। अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो धीरे धीरे जनन क्षमता कम हो जाती है, इसका मतलब ये समझ लो। और किन में मिलेगा, जैसे बादाम में मिलेगा, अंडा मिलेगा, दूध में मिलेगा, इन सभी में क्या मिलेंगे, विटामिन ई। अब थोड़ा सा के बारे में जान ले रहे हैं, विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है सॉरी हड्डियों तथा ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। तो विटामिन के क्या करता है, जो हड्डी है ना और जो शरीर में ऊतक है, क्योंकि कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, तो ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। हड्डियों के लिए भी और ऊतकों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन जो के है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और क्या करता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना, मतलब कि रक्त का थक्का नहीं बनता। या फिर आप ये समझ सकते हो कि विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखो, विटामिन के को थोड़ा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखो, ये तो आप समझ गए कि विटामिन के का काम क्या है। इसके कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त का थक्का न बनना, मतलब कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। देखो अभी बताते हैं, जैसे मेरे चोट यहाँ पर लग गया कुछ, ठीक, चोट यहाँ लग गया तो इधर से खून निकलेगा खून ना, फिर मैं क्या करूँगा, साफ़ कपड़े से इसे दबाऊँगा ना, और फिर कुछ समय, या फिर आप भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। देखो अब दबा दिया, फिर कुछ समय बाद हटा दूँगा तो इधर का खून फिर बाहर नहीं निकला करता ना। लेकिन अगर विटामिन के की कमी अगर मेरे अंदर हो गई है तो इधर से खून लगातार बहता रहेगा, खून निकलता है, बंद ही ना होगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो यानी खून चुचुआता रहेगा, बहता रहेगा, और खून की कमी हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति मर जाएगा। तो रक्त का थक्का बनना ज़रूरी है ना, इसलिए विटामिन के का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है होना। फिर बताऊँगा क्या है। तो विटामिन के किस में मिलता है, हरी सब्जी, टमाटर, अंकुरित अनाजों में विटामिन के मिलता है। और यह भी बता दूं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि रक्त का थक्का बनना भी हमारे लिए मुसीबत का काम हो सकता है। अब कहोगे सर जी, रक्त का थक्का तो बनने के लिए हमारे अच्छी बात थी, लेकिन देखें, मान के चलिए इधर नसों में खून बहता है ना, आप तो जानते हो नसों में खून बहता है, तो इधर का कुछ गड़बड़ी हो गई, इधर पास कुछ गड़बड़ी हो गई, तो शरीर अब क्या करेगा, रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट करेगा। अब सोचिए, इस नली से रक्त बह करके पूरे शरीर में जा रहा है ना, नलियों के द्वारा। अब यहीं अगर थक्का बन गया तो शरीर जो नसी के अंदर खून बह रहा है, क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। अगर नहीं पहुँच पाएगा तो ये उंगली काम करेगी, मान के चलो ये वाला खून की नसी यहाँ फंस गई है, तो क्या ये उंगली काम करेगी, तो आंसर है नहीं। तो यह भी तो ज़रूरी है ना शरीर को कि रक्त थक्का कहाँ बनाना है, कब बनाना है, ये पता होना चाहिए। तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, कि कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानता है। अगर कट गया है, खून अगर बह रहा है तो रक्त का थक्का बनाएगा। ठीक, ऐसे नहीं कि अंदर बनाने लगे बिना मतलब को, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। और मैं ये भी बता दूं आप सभी को कि पोषक तत्व, एक ही प्रकार के भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व हो सकते हैं। जैसे आप अंडे देखे हो, अंडा देखे हो ना, अंडा, तो अंडा में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। आप ये मत समझ लीजिए कि जैसे अंडा, मैंने बताया ना कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, अंडा भी बताया था। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंडे में केवल प्रोटीन पाया जाएगा, इसका मतलब यह नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे अंडा हो गया,
तो अंडा में प्रोटीन भी पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, विटामिन भी पाया जाएगा, ठीक, प्रोटीन भी पाया जाएगा। आप समझ रहे हो ना कि इसका मतलब यह नहीं कि आप सेब खाए तो केवल विटामिन ए ही मिलेगा, नहीं, विटामिन ए तो मिलेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, ठीक है ना, प्रोटीन भी मिल सकता है, थोड़ी थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, जैसे चावल है ना, तो चावल में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, रोटी में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, अंडे में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा, और सोयाबीन या फिर मूंगफली में ज़्यादा मात्रा में वसा पाया जाएगा, क्योंकि तेलीय पदार्थ है। लेकिन सोयाबीन में भी तो प्रोटीन भी होता है, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, वसा भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन भी होता है। तो आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आइए रुक्षांश के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। तो रुक्षांश देखो, यह भी पोषक तत्व का प्रकार है, ठीक है ना। तो रुक्षांश फलों एवं सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। तो फल और सब्जी के छिलकों में छिलका समझ रहे हैं ना, तो उनमें एक ठो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि रुक्षांश कहलाता है। तो रुक्षांश किन किन में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, जामुन, चना, मसूर, अमरूद समझ रहे हो, बिही तो जानते हो ना, गुआवा, बिही, और सहजन को क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में? मुनगा आप जानते हो ना। तो मुनगे में भी क्या पाया जाता है? रुक्षांश पाया जाता है। अब इसके बाद रुक्षांश का फायदा देख ले रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लोगे, यहाँ पास क्या लिख लोगे? मुख्य स्रोत, मतलब कि किन किन में रुक्षांश पाया जाएगा, ठीक ना। जैसे ये हो गए। अब इसका रुक्षांश का फ़ायदा क्या है, काम क्या है? तो फिर इधर पास से आप लिख लोगे रुक्षांश लेने के फ़ायदे। तो क्या होता है, इससे हमारी पाचन क्रिया तेज़ी से होती है, मतलब जो भोजन है ना जल्दी पच जाता है। रुक्षांश जल्दी पचवाने कहते हैं ना कि जिसका पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा, तो बोलते हैं ना गर्मी में कि जामुन खाइए तो आपका पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो जामुन, बिही, ये सब खाने से क्या होता है, पाचन क्रिया तेज हो जाती है। कब्ज नहीं होने देता। कब्ज मतलब यह है कि जब जिस व्यक्ति को कब्ज है, जिसको भी कब्ज है, तो जब लेटरिन जाएगा तो लेटरिन नहीं निकलेगा, तो उसको मतलब कब्ज है। तो कब्ज नहीं होने देने का मतलब यह है कि जब रुक्षांश युक्त भोजन कोई व्यक्ति करेंगे, मतलब जिसके अंदर रुक्षांश की मात्रा ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, तो कब्ज की समस्या नहीं होगी, वो जाएंगे और फुर्सत होगा जल्दी आ जाएंगे। तो अब बता दिए कि आखिर किन में मिलता है। तो सभी प्रकार के फलों में, है ना, रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश के बारे में भी आपने जान लिया। अब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं कि भोजन का मुख्य काम क्या है। देखो इतने सारे भोजन, ठीक है, भोजन में जो पोषक तत्व उसके बारे में भी जान गए। थोड़ा मोटा तौर से देखे ले रहे हैं कि भोजन का आखिर काम क्या है। कोई बोलेगा आप भोजन करते हो, ठीक है, लेकिन काम क्या है भोजन का? तो आप बताएंगे भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होता है। देखो पोषक तत्व आप जान गए ना, सभी पोषक तत्व के बारे में आप जान गए। तो आप क्या बोलोगे कि भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होता है जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। आप जान गए ना, पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे ही हमारी शरीर की वृद्धि होती है तथा यह विभिन्न रोगों से हमें बचाता है। तो अब आप आज से बता पाएंगे ना कि भोजन का काम क्या है। तो चलने फिरने में सहायता करवाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायता करवाता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमें ऊर्जा देता है, ठीक। तो भोजन के बहुत सारे काम हैं। चलिए आप ये भी जान गए। हाँ, अब आते हैं संतुलित भोजन, यानी कि संतुलित भोजन क्या है। तो क्या लिखेंगे आप? संतुलित भोजन बोलो या फिर संतुलित आहार बोलो। संतुलित मतलब क्या? बराबर। आहार मतलब भोजन, यानी कि बराबर मात्रा में भोजन होना चाहिए। यह नहीं कि आप चबला चावल खाओ तो आपको केवल कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ मिले और कुछ मिलवे न करे, ठीक है ना। तो और भी देखते हैं। तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में
ऊर्जा या ताकत प्रदान कराती है, मतलब कि बराबर मात्रा में हमें ऊर्जा मिलता है। संतुलित भोजन का मतलब यही है। तथा यह हमारे शरीर को चुस्त एवं तंदुरुस्त रखती है। ठीक, तो संतुलित भोजन क्या है कि बराबर मात्रा में, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन हों। ये सब किसकी श्रेणी में आएगा? संतुलित भोजन के। अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप खुद बताइए। कोई व्यक्ति है जो महीनों तक केवल दाल रोटी खा रहा है, दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, या फिर वह केवल सब्जी चावल बस खा रहा है, केवल सब्जी चावल बस, फल फूल ज़्यादा मात्रा में खा नहीं रहा, कुछ नहीं खा रहा, तो क्या वो संतुलित आहार कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर ठीक है भोजन कर रहा है लेकिन संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। संतुलित आहार तब कहलाता, आप इस तरह बोलोगे कि सर संतुलित आहार तब कहलाता जब उसमें प्रोटीन भी होता, वसा युक्त होता, वसा भी होता, विटामिन भी होता, खनिज लवण भी होती, विभिन्न प्रकार की विटामिन भी होती, तो वह पोषक, तो वह संतुलित आहार कैटेगरी में आता। तो आप जानेंगे ना संतुलित आहार किसे बोलेंगे? जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सब हो। ठीक है, वो व्यक्ति जो था दाल खा रहा था, दाल में प्रोटीन भी पाया जाता है, चावल वगैरह खा रहा था, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी कि नहीं? जब कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी तो उनसे कुछ रोग होगा। तो आइए पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि अभाव जनित रोग क्या है? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो आपको डायरेक्ट बोल देना, अभाव मतलब क्या होता है? कमी। जनित रोग मतलब कि कमी से रोग। अब हम किससे कमी से रोग? यानी कि भोजन की कमी से रोग, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से रोग। तो देखें क्वेश्चन अगर आएगा कि अभाव जनित रोग किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को अभाव जनित रोग कहते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी रोग, रतौंधी आदि। तो क्या जो पोषक तत्व की कमी से हो, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो उससे कुछ न कुछ शरीर में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? कोई बीमारी पैदा उत्पन्न होगी कि नहीं? तो उसी पोषक तत्व की कमी से जो रोग उत्पन्न हो रहा है वही रोग क्या है? अभावजनित रोग है। यानी कि पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को अभावजनित रोग कहते हैं, जैसे स्कर्वी, रतौंधी, बेरी रोग, ये सब क्या है? सूखा रोग, ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे? अभावजनित के रोग की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी के देखो इसमें चित्र सहित दिया है ना आपकी किताब में। ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जैसे कि ये क्या है जानते हैं आप? गन्ना हो गया, ये पपीता हो गया, आम हो गया, भुट्टा क्या बोलते हैं? मक्का बोलते हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, शकरकंदी जिसको शकला बोलते हैं, आलू। तो इसमें क्या पाया जाएगा? ये किसका स्रोत है? मुख्य स्रोत किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। आपकी किताब में है ना, तो आपको थोड़ा सा इसको याद करने ना, ये जो चार्ट है, ये जो चित्र है, इसको आपको याद करके रखना है। ये तरबूज हो गया, पपीता हो गया, गन्ना हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। आप इनमें से कुछ न कुछ चीज़ें खाते होंगे, महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार, है ना? कोई रोज़ खाते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत उपलब्ध, अगर वो सक्षम है तो रोज़ खाते रहते हैं फल फ्रूट। तो कभी ये खा लीजिए, कभी वो खा लीजिए, कभी आलू वगैरह तो बनते रहता है। भुट्टा भी बरसात के सीज़न में मिलते रहते हैं, गेहूं से रोटी बनती है, चावल पूड़ी वगैरह बनती है ना। तो ठीक है, अब आते हैं अन्य स्रोत के बारे में। अभी तो कार्बोहाइड्रेट देखे, फिर अगला स्रोत, मतलब अगला पोषक तत्व के उदाहरण जैसे कि नारियल का तेल, बादाम हो गया, किशमिश, सरसों के तेल से बनता है ना भोजन, सूरजमुखी, ये तो पादप स्रोत का हो रहा है। सूरजमुखी के तेल में भी क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और जंतु में देखें अगर तो दूध, घी, मांस, मच्छी, क्रीम, मक्खन, ये सब क्या है? वसा के स्रोत हैं। थोड़ा सा आप किताब में देख लेना है, सब याद रख लेना भाई बच्चों। अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन किस्म के विभिन्न प्रकार के दालों में, ये मटर वगैरह ये सब दाल है ना, तो इनमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। अगर जीव जंतु को देखें तो अंडे हो गए, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, तो इन सभी में क्या पाया जाएगा?
प्रोटीन पाया जाएगा। अब प्रोटीन का काम तो आप जानते हो। अब विटामिन, तो विटामिन ए, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए पपीते में भी पाया जाएगा, गाजर में भी पाया जाएगा, सेब में भी पाया जाएगा, मछली में भी पाया जाएगा। जो मछली में रस होता है, सॉरी इधर पास चित्र है, जो मछली वगैरह में पाया जाता है, दूध पीते हो तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, विटामिन ए। देखें मैं बोल रहा हूँ ना कि केवल ज़रूरी नहीं है कि दूध में केवल विटामिन ए ही पाया जाएगा, नहीं, दूध में वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, प्रोटीन भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो आप समझ गए ना कि केवल एक ही प्रकार के भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व हो सकते हैं। विटामिन बी के क्या स्रोत हैं, अमरूद यानी कि बिही, मिर्ची, मिर्चा खाते हो ना, मिर्चा, वही मिर्च, आंवले हो गए, नींबू हो गए, टमाटर हो गए, संतरे हो गए, विभिन्न प्रकार के फलों में ये सब पाया जाता है। ये विटामिन सी के हो गए उदाहरण, डी के हो गए उदाहरण, है ना, यकृत बी के हो गया। इसको आप देख लेना आपको। ये बच्चा देखिए सुबह की धूप ले रहा है क्योंकि इसने पढ़ा है, ये जानता है कि विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलती है। तो सुबह उठ कर के ये बच्चा सूर्य के पास, मतलब सूर्य के पास नहीं, धूप में जा कर के अपन काम भी कर रहा है, खेल रहा है या फिर पढ़ रहा है, तो विटामिन डी भी मिल रही है। सुबह के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ये नहीं कि आप चिलचिलाती दोपहर में अभी भाग जाओ, गर्मी के मौसम में तो चमड़ी उकल जाए तुम्हारी, ऐसा नहीं है। सुबह अगर आप धूप में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य की उपस्थिति में अपना शरीर क्या बना लेगा, विटामिन डी, जो कि विटामिन डी करता क्या है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। और ये देखो ये जो भाई साहब हैं, ये बस एक भोजन बहुत इतना कर लिए कि मोटा गए हैं, तो बोल रहे हैं ओ मैं मोटा हो चुका हूँ। ये मोटा क्यों हो गया है, क्योंकि वसायुक्त भोजन किया है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमारी के चलते मोटा हो जाता है, ठीक, थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है। देखें, पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी युक्त जो भोज्य पदार्थ है उसको ज़्यादा गर्म अगर करते हैं ना तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन सी युक्त भोजन है उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, अगर गर्म कर भी रहे हैं तो। लेकिन मैं बता दूं, जो नींबू होता है ना उसको अगर थोड़ा सा गर्म भी करेंगे ना, गर्म में भी अगर डाल देंगे ना नींबू का रस, तो वह नष्ट नहीं होता। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू के रस में पाया जाता है। आहार जनित रोग के भी बारे में अपने जान लिया, संतुलित आहार के बारे में भी जान लिया। थोड़ा सा इसको देख ले रहे हैं, प्रश्न अभ्यास प्रश्न को देख ले रहे हैं। देखो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मेरे को लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, थोड़ा देखना जरूरी है लेकिन ना। तो प्रश्न अभ्यास प्रश्न एक है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिख देना है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। आप इस तरह लिख लेंगे तो आपका काम हो गया। क्या क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने अभी पोषक तत्वों के देख रहे थे ना उनके सभी के नाम लिख देना है। वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि लास्ट में लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित के नाम बताना है। अब आप बताइएगा, ठीक ना, फिर लास्ट में बताऊंगा। आपका हिसाब एक हिसाब से टेस्ट चल रहा है। देखो, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उस पोषक तत्व का नाम बताना है आपको जो कि हमें ऊर्जा देता है ज़्यादा मात्रा में। बताइए क्या है, ऑप्शन दूँ मैं, देता हूँ, बताना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा, इनमें से सही कौन है। तो जो बच्चे ध्यान सुने होंगे तो उनका ए नंबर सही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला देखते हैं। तो इसके आंसर में क्या लिख देना आपको, कार्बोहाइड्रेट। अगला पढ़ते हैं, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि इसमें यह पूछा गया है उस पोषक तत्व का नाम बताना है हमें जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है और हमें हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। तो बताइए कौन सा पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोटीन। तो इसके उत्तर में क्या लिख लोगे, प्रोटीन। अब गा नंबर देखते हैं, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी कि उस विटामिन का नाम बताना है जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा है, मतलब देखने की क्षमता को थोड़ा सा सुधारता है। तो उस विटामिन का नाम बताइए, अगर ध्यान सुने होगे तो आप बताएंगे।
बताइए बताइए। हाँ, विटामिन ए, क्या नाम है? विटामिन ए। अब अगला देखते हैं, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थि मतलब कि जो हड्डियाँ वगैरह है ना, उनके लिए आवश्यक है, तो उस विटामिन का नाम बताना है जो कि अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अभी देख रहे थे ना वो लड़का जो खड़ा था धूप में, तो कौन सा विटामिन था? गुड गुड। आप लोग, कुछ लोग हैं जो गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ ठीक बोल रहे हैं, विटामिन डी। अगला देखते हैं, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब कि ऐसे दो ठो खाद्य पदार्थ के नाम बताना है जिसमें वसा, मंड, आहारी जैसे प्रोटीन होता है। तो इसको हम देखते हैं आंसर को। कहाँ गया? तो इस प्रकार से लिखना है। तो वसा के अंतर्गत दो ठो क्या है? घी और दूध। तो वसा में मुख्य स्रोत दो ठो घी और दूध लिख लेना है। प्रोटीन में क्या क्या लिख लेना है? पनीर लिख लेना है और राजमा लिख लेना है। ठीक, आप यहाँ पास अंडा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल दो ठो लिखना है ना। मंड, मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ही ना। तो मंड किस किस में पाया जाता है? आलू में और चावल में, चावल में और आलू में। और आहारी रेशे के दो ठो मुख्य स्रोत बताना है। तो कौन कौन? फल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां। तो इसका भी आंसर पूरा हो गया ना। ये हो गया ना। अब अगला देखते हैं, इधर पास सही विकल्प है, मतलब सही सत्य सत्य है। देखें, अब आपको सत्य सत्य बताना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? क्या हम केवल चावल खा के अपने पूरे शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? यह असत्य है। तो इधर पास गलत का चिन्ह मानना पड़ेगा। पहले नंबर क्या है? असत्य है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, यानी गलत के चिन्ह मानना पड़ेगा। दूसरा नंबर, संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। फिर से, यानी कि यह बोला गया है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को कम किया, रोकथाम किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर बताइए। कुछ लोग बोल रहे हैं सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है। तो अब मैं बता रहा हूँ फिर से, अब आपको ध्यान से याद करना है। देखो, संतुलित आहार का मतलब क्या था? बराबर मात्रा में पोषक तत्व। तो बराबर मात्रा में पोषक तत्व अगर हमने खाया तो क्या विभिन्न प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। तो जो आंसर सही वाला टिक मारे हैं तो उनका आंसर सही है। अब अगला देखते हैं ग नंबर, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। इसका मतलब यह है जो हमारा शरीर है उसमें संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, मतलब कि विभिन्न प्रकार के भोजन होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब सॉरी, ये सही है कि गलत है? विभिन्न प्रकार के हमारे लिए शरीर की आवश्यकता होती है भोजन की नहीं? विभिन्न प्रकार के भोजन हमें चाहिए कि नहीं? तो आप लोग सभी जानते हैं, हाँ हमें विभिन्न प्रकार के भोजन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी सही का टिक मारोगे। अब अगला देखते हैं, शरीर को खाद्य पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। इसमें क्या बोला गया है? जो अपना शरीर है उसको पोषक तत्व अगर देना है तो केवल मांस खाकर हम अपना जीवन को भरण पोषण कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह गलत है। हम केवल मांस खा करके हम सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? असत्य बोलेंगे, यानी गलत का चिन्ह मार देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हालांकि मेरे में तो भर दिए हैं, कोई भर दिए हैं बच्चे लोग, नहीं तो। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? आपने इधर पास किताब में है ना कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, मैंने बता भी था उधर पास कौन सा विटामिन की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। इधर पास ये खालिस्तान है, तो खालिस्तान देखो कैसे पढ़ेंगे, हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है। यानी कि कौन से विटामिन से विटामिन की कमी से यानी कि अभाव से रतौंधी रोग होता है? तो आप लोग बताएंगे विटामिन ए।
तो चलिए अब हमारा पूरा अध्याय ये वाला ख़त्म हो गया है। अब अगला अध्याय हम देखेंगे 2 आने वाले दिनों में। तो सभी लोगों को शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको याद करना है, समझना है अच्छे से। विज्ञान के लाभ भी, अन्य विषय भी, गणित, समाज विज्ञान, अंग्रेजी। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।